अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डेप्रिसिएशन के हवाले से ये पहला लेक्चर है और इस चैप्टर के हवाले से मजीद 4 या 5 लेक्चर्स बनाए जाएंगे। इस लेक्चर में डेप्रिसिएशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसमें इस्तेमाल होने वाले पहले मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर तवज्जो से देखें और सुनें। डेप्रिसिएशन को उर्दू में फरसूदगी कहते हैं। आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में यूनिट्स की प्रोडक्शन के लिए मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है और इन्हीं की फिर डेप्रिसिएशन होती है। इन फिक्स एसेट्स को जब इस्तेमाल किया जाता है या वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बेहतरी आती है या कुदरती आफात की वजह से जब इनकी कीमत में कमी होती है तो इसे फरसूदगी या डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब इसके काजेज देखते हैं। इसमें सबसे पहले इंटरनल काज देखते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर इदारे को फेस करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहला वियर एंड टियर है। वियर एंड टियर को किसी भी फिक्स एसेट को इस्तेमाल करना के बराबर तस्वर किया जाता है, यानी फिक्स एसेट्स को जब आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे तो इनसे इनकी वर्किंग एफिशिएंसी में कमी होगी और जब वर्किंग एफिशिएंसी में कमी होती है तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू में कॉस्ट में कमी होती है। इसके मुकाबले में डिप्लीशन होती है। किसी भी मुल्क में जैसा कि कोयले की खान, जंगलात या तेल या गैस के ज़खीरे में कमी आती है उसे हम डिप्लीशन कहते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल काजेज देखते हैं। एक्सटर्नल काजेज में सबसे पहले ऑब्सोलेंस है। फिक्स एसेट जब अपनी वर्किंग लाइफ से पहले टेक्नोलॉजी में बेहतरी की वजह से इस्तेमाल होना बंद हो जाए तो उसे ऑब्सोलेंस कहते हैं। इसकी सादा सी मिसाल आपके सामने लिखी हुई है। इसकी मिसाल गाड़ियों और दीगर चीज़ों में भी देखी जा सकती है। इसके बाद दूसरा काज एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें फिक्स एसेट जैसे कि मशीनरी वगैरह जब नाकाबिले कंट्रोल हालात जैसा कि आग लगना, सैलाब वगैरह के या जल्जला आने की वजह से इनकी वैल्यू में जो कमी आती है, क्योंकि इस वजह से इनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है, इस वजह से इनकी वैल्यू या कॉस्ट कम हो जाती है। एक्सटर्नल काजेज में तीसरे नंबर पर इंटेंजिबल एसेट्स यानी ऐसे एसेट्स जिनकी शेप या वेट नहीं होता जबकि वो नजर भी नहीं आते, जस्ट फील किए जाते हैं, जैसे कि कारोबार की गुडविल है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें भी जो कमी आती है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट क्यों किया जाता है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक ऐसा नॉन कैश एक्सपेंस है जिसे बिजनेस में इनकम में से लेस किया जाता है ताकि एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस मालूम किया जाता है और इसकी इजाज़त गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट काज है ये है नॉन कैश ऐसे एक्सपेंस को फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में से माइनस किया जाता है ताकि उनकी एक्चुअल कॉस्ट को मालूम किया जाता है। और तीसरी और सबसे अहम वजह यह भी है कि इस तरह आप रिजर्व क्रिएट करते जाते हैं ताकि इसकी वर्किंग लाइफ जब ख़त्म हो तो आप कुछ पैसे मिला के नया फिक्स एसेट खरीद सकें। अब हम बढ़ते हैं इसके पहले मेथड की जानिब जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। ये मेथड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसमें एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जिसे रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ये ऐसी वैल्यू होती है जब भी कोई फिक्स्ड एसेट यानी टेंजिबल फिक्स एसेट मशीनरी वगैरह अपनी काबिल इस्तेमाल ज़िंदगी के बाद जब कबाड़ियों को फ़रोख्त किया जाता है तो जब उस वक्त वो अमाउंट रिसीव की जाए तो वो अमाउंट रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। अब हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इसमें हमें मशीनरी की कॉस्ट प्रोवाइड की गई है 42,000 की और रेजिडुअल वैल्यू दी गई है हमें 2,000 की। 5 सालों बाद जो कि इसकी वर्किंग लाइफ है, इसके बाद 42,000 की जो मशीनरी है उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो 2,000 होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम वो अमाउंट मालूम करेंगे जिसके ज़रिए हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट चार्ज कर सके। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है टोटल कास्ट में से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और उसे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर टोटल जो फिक्स कास्ट है 42,000 है, इसे 2,000 जो कि रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू से माइनस किया गया तो नेट वैल्यू आपके पास 40,000 बची। इसे इस सवाल में जो आपको 5 ईयर प्रोवाइड किए गए हैं उस पे डिवाइड करेंगे। 5 ईयर आपकी यूजफुल लाइफ है तो नेट आंसर आपके पास 8,000 आएगा। अब 8,000 की अमाउंट हर साल यानी 5 सालों तक फिक्स एसेट यानी मशीनरी के अमाउंट में से माइनस करते जाएंगे, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहा गया है। बाज़ का सवालों में इस अमाउंट की बजाय बराह रास्त परसेंटेज दी गई होती है 10%, 20%, 15%, तो वो हर साल
सेम रहेगी। आइए अब इसको जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले जब एसेट परचेज करते हैं तो मशीनरी का अकाउंट डेबिट करते हैं। मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, इसमें इजाफा हुआ इसलिए 42,000 से डेबिट हो गया और अज्यूम ये किया जा रहा है कि इसे कैश बेसिस पर परचेज किया गया है, इसलिए कैश कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर 31 दिसंबर को जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस पर पूरे साल की, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट करेंगे। ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया और इस एक्सपेंस की वजह से मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। इसके मुकाबले में अगर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन की गई, यानी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को मशीनरी की अमाउंट से लेस ना करें, तो उसके मुकाबले में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो हम मशीनरी के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जबकि इसके मुकाबले में डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही डेबिट होता है। आमतौर पर सवालों में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है और मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट होता है। अब इस डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट हमने मालूम की है, इसे क्लोज करने के लिए हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्लोज करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। इस तरह इस साल जो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 8,000 डेबिट हुए थे, वो अब क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट होने से ये अमाउंट एलिमिनेट हो जाएगी और ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दी जाएगी। इस तरह हर साल ये एंट्रीज रिपीट होती जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं स्केजुअल की जानिब। तो स्केजुअल में सबसे पहले हम बिजनेस का नेम लिखते हैं, मशीनरी का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अकाउंट प्रिपेयर करना आप बखूबी जानते हैं, इसकी दो साइड्स होती हैं। इसमें सबसे पहले 42,000 की अमाउंट लिखेंगे और इसकी वजह कैश लिखेंगे। जब 31 दिसंबर आएगा तो 8,000 जो आपने डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट की है उसे क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। अब इन दोनों साइडों में से क्योंकि ये अकाउंट एसेट का है, इसलिए इसकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा और यही टोटल क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे। अब 42,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो 34,000 रुपीज आपके बैलेंस कैरीड डाउन यानी बैलेंस सीडी बनेगा 31 दिसंबर 2020 को। अब ये एसेट क्योंकि साल के शुरू में खरीदा गया था, इसलिए 12 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है। अगर ये एसेट साल के दौरान परचेज किया गया होता तो जितने माह आप इसको इस्तेमाल करेंगे बिजनेस में, मिसाल के तौर पर आप 1 जुलाई को खरीदते हैं तो 1 जुलाई के हिसाब से आप फिर इसमें 6 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर के लिए ये जो 34,000 की अमाउंट बनी है आपके पास, ये 1 जनवरी 2020 के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगी और 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो कि 8,000 है उसे क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। इसी तरह 34,000 की अमाउंट को दोनों साइडों पर लिखेंगे। 34,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आपके पास 26,000 बनेगा। इसके बाद यही 26,000 का बैलेंस 1 जनवरी 2022 का होगा और इसके बाद 8,000 की डेप्रिसिएशन है पूरे साल की, उसे 26,000 में से माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस सीडी 18,000 बनेगा। इसी तरह हम 5 सालों तक बनाएंगे, चौथे साल में भी बनेगा तो बैलेंस सीडी आपके पास 10,000 बनेगा। 10,000 का बैलेंस ओपनिंग बनेगा और 31 दिसंबर 2024 ये आपका 5th ईयर है। इस पर 8,000 डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस होने के बाद देखिए यहाँ पर बैलेंस सीडी 2,000 बच गया है जो कि आपकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू थी। इस किस्म के क्वेश्चन में आपकी जो नेट वैल्यू जो आखिर में बैलेंस सीडी होती है वो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।